वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। मैं नवीन अग्रवाल आपके इस चैनल पे बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते जा रहे थे और उसके अंदर हमारे यहाँ पे लगभग कुछ लेक्चर्स हो चुके थे, 16-17 लेक्चर हो चुके थे जो आप लगातार देखते जा रहे होंगे। कुछ लेक्चर्स के साथ साथ मैं आपको कंटिन्यू न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ और न्यूमेरिकल स्पेशल लेक्चर भी लेके आ रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें समझ में आ रहा है, आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हार्टली आप लोगों को थैंक्स। इसी तरह आप बने रहें और साथ साथ देखते रहें और साथ साथ आप इस चैनल के थ्रू अपने जो बेसिक्स हैं उनको भी क्लियर करते जाएं। हम लोगों ने गाउस लॉ को देख लिया था, उसके एप्लीकेशंस देख लिए थे। हमने ये देखा था कि गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ डील करता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने काम आता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गाउस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख लिए थे। तो उन्हीं के आगे अगर मैं बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आप इंटेंसिटी of electric field due to uniformly एक सेकेंड due to uniformly charged non-conducting स्फीयर। देखो क्या है, समरूप अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हमने जो पढ़ा था स्फेरिकल शेल का पढ़ा था, जिसको मैंने कहा था इसको हम कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं। इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल शेल या फिर इंटेंसिटी ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर, ये चीज हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो केस है, नेक्स्ट केस है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। इसके अंदर क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है और हम लोगों ने बात की थी और मैंने भी बताया था कि जो चार्ज होता है अगर किसी कंडक्टर को दिया जाए तो वो उसकी सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, और अगर किसी नॉन कंडक्टर को दिया जाए तो वो क्या करता है, उसके वॉल्यूम में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे हमारे को यूनिफॉर्मली वर्ड दिया भी है, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि चार्ज है जो नॉन कंडक्टर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मैंने माना ये चार्ज क्यू है, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो। भाई हमने पढ़ा था ना डेंसिटी, तीन टाइप की डेंसिटी होती है, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो यहाँ पे हम रो की बात कर रहे हैं, रो बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन वी। अब मान लो इस स्फीयर की रेडियस वही कैपिटल आर जो हम पहले एज्यूम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, ओ ए। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां हो सकता है, वही तीन जगह, पहला बाहर हो सकता है, दूसरा सरफेस पे हो सकता है, तीसरा अंदर हो सकता है। तो इसका मतलब मैंने केस कंसीडर कर लिया फर्स्ट, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जब क्या हो, प्रेक्षण बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित हो। तो इस केस के लिए मान लो मेरे पास ये आ गया, ये मैंने यहां पे कोई पॉइंट P है मेरे पास और ये स्मॉल r मैंने कंसीडर कर लिया ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, तो गाउसियन सरफेस जब इस पॉइंट को पकड़ के घुमाऊंगा तो चारों तरफ क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो ये जो स्फीयर बन रहा है इमेजिनरी स्फीयर, ये मैंने इसको ऐसा बना दिया, ये इमेजिनरी स्फीयर होगा। तो ये इमेजिनरी स्फीयर किसका काम करेगा, गाउसियन सरफेस का। ये क्या है, गाउसियन पृष्ठीय सरफेस है, ठीक है। गाउसियन सरफेस, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान समझ लो। अब मैंने क्या कहा था, जब आपको सरफेस कंसीडर कर लिया तो इससे टोटल निकलने वाला फ्लक्स कंसीडर करेंगे। तो फ्लक्स कंसीडर करने के लिए हमें फ्लक्स निकालना है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया ds। तो अब एक बात देखो, ds की डायरेक्शन किधर होगी, अपर डायरेक्शन, ये वाली r कैप की डायरेक्शन में। भाई ये किसकी डायरेक्शन होगी, ds की होगी, r कैप बोल सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, या फिर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, तो यहां से E की डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया।
जीरो डिग्री आ गया, तो इसी हिसाब के मैं क्या कर सकता हूं, एलिमेंट पूरे स्फीयर के अंदर क्या कर सकता हूं, कंसीडर कर सकता हूं। तो कंसीडर कर सकता हूं तो टोटल बाय द डेफिनेशन ऑफ गाउस लॉ, बाय गाउस लॉ देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या कहता है, फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे समेशन क्यू क्या है, बाउंड चार्ज है। क्या है यहाँ पे समेशन क्यू, बाउंड चार्ज है। अब देखो इस सरफेस के अंदर टोटल बाउंड चार्ज कितना है, क्यू ही तो होगा, मैं बाहर वाले सरफेस की बात करूंगा, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ई डीएस कॉस ऑफ थीटा, समेशन क्यू का मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो ई बाहर आ गया, तो यहाँ पे डीएस के कॉस जीरो हो रहा है, 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो ई इंटू डीएस, जब डीएस ऐसा है तो जब इंटीग्रेशन करेंगे सारे एलिमेंटों को मिलाएंगे तो स्फीयर का, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, बन रहा स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन याद है मेरे पास आंसर, सो आई कैन से दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इधर का डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, जब पॉइंट क्या हो, आउटसाइड हो, बाहर की तरफ हो, ई बाहर क्या आ गया, ई आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं सदिश रूप में तो क्या जाएगा, ई आउटसाइड बराबर क्यू अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ उतारने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको टाइम देता हूं है ना, आप आराम से उतारे, साथ साथ इसको पहले समझते जाएं। ये वेक्टर क्यों, ई की डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में, इसलिए यहां क्या आ गया, वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लो, फिर सेकंड और थर्ड केस, चलो पहले सेकंड हो देखो, साथ साथ छोटा सा है। सेकंड केस जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, क्या हो, जब ये वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट किस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए। चलो इसको बना रहने दो। देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, ऐसे मान लो, एस पॉइंट मान लो, तो वही बात गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा, इसी सरफेस के ऊपर बनेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आउटसाइड बना रहा हूं। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको आउटसाइड मत बनाओ, मैं आप केवल आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं ये इमेजिनरी सरफेस, लेकिन रियल में क्या बनेगा, इसी सरफेस के ऊपर बनेगा, ये जो आपने सरफेस बनाया है इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे भी वही बात, एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा, वही डीएस, डीएस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और वही ई की डायरेक्शन भी ये, तो ओवरऑल रिजल्टेंटली दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 आ गया। या फिर आपको दूसरा तरीका क्या बताया था, व्हेन वी टेक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द सरफेस देन द स्मॉल r बिकम इक्वल्स टू द कैपिटल R, मतलब जब प्रेक्षण बिंदु को सरफेस पर ले लिया जाएगा तो क्या होगा, प्रेक्षण दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, अतः स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इक्वेशन नंबर ए में लेने पर। सो ऑन टेकिंग द स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इन इक्वेशन ए के अंदर कंबाइनली है, दोनों का नाम लिख दिया है मैंने रिजल्टेंटली, तो ई सरफेस मतलब ई पृष्ठ क्या आ रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और ई एस इक्वल्स टू, आप लोगों को पता होगा मैंने आपको लिखना सिखाया था, दूसरा तरीका बताया था इंटीग्रेशन मेथड, ऐसे करके केवल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, दोनों के समझ में आ गया होगा, अभी तक तो बहुत इजी है, ऐसा लग रहा होगा जैसे आप कॉपी करा रहे हो, बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल, तीनों के अंदर शुरू के दो केस बिल्कुल कॉपी होते हैं। थर्ड केस में इसके अंदर बहुत अच्छा चेंज आएगा जिसकी हम बात करेंगे, आप इसे नोट करो।
तो उतार लिया होगा आपने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड केस में, थर्ड केस के लिए हम कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगे, क्यों थर्ड केस अंदर की तरफ चला जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। आप देखो इसको ध्यान समझो, और ये देखो मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, रब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको आराम से समझते जाना, बहुत आराम से आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो मान लो मैंने क्या किया, ये पी पॉइंट यहां मान लिया, एन साइड कंसीडर कर लिया स्मॉल आर पे, ठीक है। ये देखो जब क्या होगा, केस थर्ड सी क्या है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। आप देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा है। पहले कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, अब की बार स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है, अंदर की तरफ है। तो क्या होता है देखते हैं, अगर ये यहां होगा तो अगर मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगा तो आप देखते जाओ गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा। ये गाउसियन सरफेस आपको दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखो ये रहा, मैंने लिख दिया, ये लो यहां पे लिख दिया गाउसियन पृष्ठ सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, ये पूरे के अंदर चार्ज कितना था, हमने देखा था पूरे के अंदर चार्ज था क्यू चार्ज पूरे के अंदर है, पूरा चार्ज। इसके अंदर मैंने मान लिया यहाँ पे चार्ज है क्यू डैश, कितना है चार्ज, क्यू डैश, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। अब आप सोचो कि रो डेंसिटी है और वॉल्यूम मैंने मान लिया इसका v है। तो अब आप देखो कि ये बड़ी त्रिज्या जब r थी तो वॉल्यूम था v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। क्यों आप क्या जानते हो, किसी गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अब छोटा स्फीयर हो गया, मैंने इसका v डैश मान लिया, इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r स्मॉल क्यूब, यही होगा ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो जब ये इतना ऐसा ले लूंगा तो चार्ज भी कम होगी, क्यों, ये बाहर वाला तो काम आ ही नहीं रहा। हमने क्या पढ़ा था, फाई बराबर क्यू एनक्लोज्ड या इनसाइड। भाई आपको ऐसा ही तो लिखा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में। अब जब ऐसा लिखा है तो इनसाइड चार्ज मतलब क्यू डैश है, तो क्यू डैश निकालूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा, देखो एनक्लोज्ड चार्ज क्यू डैश बराबर क्या होगा, क्यू चार्ज किस में फैला है, पूरे वॉल्यूम में, तो v डैश में कितना फैलेगा, कैसे भाई ऐसे लिख रहा तो कि v वॉल्यूम में कितना चार्ज है, q, एक में कितना है q बाय v, तो v डैश में कितना होगा q अपॉन v इनटू v डैश। समझ में आ गई बात, आई होप सो आपको आ गई होगी। आ गई तो देखो अब रख लो वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं। बड़ा v, भाई पूरा चार्ज किसमें, बड़े v में ही तो है, और ये छोटा v कितना होता है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कंडक्टर के इस व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आई गॉट दिस। समझ में आ गई बात। अब आगे तो देखो आगे क्या होता है, तो अब आगे क्या होता है कि क्यू डैश आ गया, तो बस अब सीधी सी बात आगे फ्रॉम गाउस लो। अब गाउस लो लगा तो बस आपको क्या चाहिए, गाउस लो कहता है वेक्टर E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे वही एलिमेंट कंसीडर किया, ds इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, ds कैप है, वही E की डायरेक्शन बाहर की ओर, ओवरऑल थीटा इक्वल्स टू 0, यही होगा भाई। अंदर वाले चार्ज के कारण ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, E ds cos थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0 है, q का मतलब q डैश एनक्लोज चार्ज एप्सिलॉन नॉट, q डैश कितना हो गया q अपॉन r की क्यूब स्मॉल r की क्यूब, यहां से e इनटू, देखो cos 0 1 हो गया, ds तो छोटे स्फीयर पे बना है, तो छोटे स्फीयर का एरिया, फाइनली E इक्वल्स टू क्यू आर की क्यूब कैपिटल आर की क्यूब, ये तो E हो गया, 4 पाई r स्क्वायर का डिवाइड करना है,
एक मिनट, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे छूट गया है, एप्सिलॉन नोट रहा भाई, ये वाला भी तो आएगा, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नोट के बन गया के क्यू, एक स्मॉल आर से स्मॉल आर बच गया कैपिटल आर की क्यू। दिस इज द इनसाइड वैल्यू। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, ई इनसाइड इन वेक्टर फॉर्म, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। ये तो ऐसा हो गया आर कैप, क्योंकि कैप की डायरेक्शन में आपको क्या बताया था, आर कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर होता है। अगर मैं यहां रख दूंगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में आगे आगे तो आगे देखो, इसकी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता क्या आएगी, चलो तीनों की एक साथ बता दूंगा, इसकी देखे लो डिपेंडेंसी। मैं पहले वाली तो मैंने आपको इस पेयर में बताई थी, जो आज इस चैनल पे नए हैं उनको पहले दो जो केस थे वो नहीं समझ में आया, तो इसे जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो है आप उस लेक्चर को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी लेक्चर हुए लगभग सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप उनको एक बार देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। डिपेंडेंसी क्या होगी, ई प्रोपोर्शनल। देखो जो क्वांटिटी वेरिंग होती है वही डिपेंडेंसी होती है। के क्यू आर कांस्टेंट क्वांटिटी, आर भी फिक्स है कैपिटल, तो स्मॉल आर फिक्स नहीं है, तो डिपेंडेंसी होगी। आगे बात समझ में नहीं पड़ता, इसको राइट डाउन कर दो आप लोग। तो उतार लिया होगा आपने, ठीक है। इसको एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाओ। ये थर्ड केस है, नॉन कंडक्टिंग मतलब अचालक गोले के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट केस यही होता है। क्यों, पहले जो दो केस होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, तो अब इस केस की बात थी, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, निर्भरता वक्र बनाएंगे, उसकी डिपेंडेंसी देखेंगे। तो मैं इनको मिटा देता हूं, आपने सारे केसेस के आंसर देखो, इसका आंसर आप याद रखना, इसका एक स्पेशल आंसर आता है, इसलिए मैं इसके लिए छोड़ देता हूं आपके लिए। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी निर्भरता वक्र की, डिपेंडेंसी कर्व की, तो क्या होता है। देखो जब E इनसाइड है, पहले मैं अंदर से बात कर रहा हूं, E इनसाइड है तो क्या आ रहा है, निर्भरता आ रही है स्मॉल आर पे, भी आपको बताया। जब E सरफेस है, पृष्ठ पे है, तो निर्भरता आर की पावर नोट पे, मतलब यहां पे एक केस विशेष होता है, E सरफेस बराबर E मैक्सिमम हो जाता है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या आता है यहाँ पे आंसर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आप देखना भी हमने निकाला था। और जब E आउटसाइड चला जाता है, बाहर की तरफ जाता है, तो आपने देखा था स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में आता है, उसका आंसर क्या आ रहा था आपके पास, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके। तो ये आ गया। अब देखो निर्भरता कैसे बनेगी, ध्यान से देखते जाओ, कैसे बनाओगे आप, समझो इसको ध्यान से। भाई मान लो ये मेरा E का एक्सेस हो गया, ये R का एक्सेस हो गया, जिसके साथ चेंज हुआ है, ठीक है। ये E है, ये ऊपर तक जा रहा है, ये सेंटर पॉइंट है, ये स्मॉल r पोजीशन है इसकी, ठीक है, जिस हिसाब से चल रहा है। मैंने मान लिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R यहां पे आ रहा है। सिमिलरली ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस यहां पे आ जाएगी। अब यहां पे क्या होगा, मैंने मान लिया E मैक्सिमम यहां पे, मैक्सिमम सरफेस पे, तो उससे पहले इनसाइड वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, E लेस देन कैपिटल R है या स्मॉल r। यहाँ पे भी क्या होगा, R लेस देन है कैपिटल R, और यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, क्यों बाहर की तरफ है। तो अंदर वाले केस में देखो, अंदर वाले केस में क्या होता है, मैंने मान लिया E मैक्सिमम बराबर क्या है, E क्यों लिखते हो, यहाँ पे लिखो के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये क्या होता है, देखो ध्यान से, सरफेस तक यहां से अगर मैं जाऊं, सरफेस पर ये चीज मैक्सिमम आ जाती है,
इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है इंटेंसिटी, तो ये आपकी मैक्सिमम हो गई। तो यहां तक डिपेंडेंसी कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये देखो ये ऐसे हो गया, इधर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे हो गया। आगे बात समझे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। उसके बाद कैसा है, सरफेस पे आर नोट मतलब मैक्सिमम आ गया, तो यहां लिख दो ई सरफेस, लिख दो एस लगा दो के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे भी आप लिख सकते हो ई सरफेस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसके बाद कैसा है, एक्सपोनेंशियल डीके, ये लो चरघातांकी रूप से कम हो रही है वैल्यू, इधर भी आपकी क्या हो रही है, चरघातांकी रूप से वैल्यू कम हो रही है। आगे बात समझिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं E प्रोपोर्शनल स्मॉल r और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आगे बात समझ में, देखो कई बार क्या होता है, कुछ बुकों में आपको वन साइड मिलेगा तो वन साइड का बना सकते हो और दोनों साइड का बना सकते हो, ये जरूरी नहीं है दोनों साइड का बनाओ, आपकी मर्जी है, वन साइड बना सकते हो, टू साइड बना सकते हो। अगर स्क्वायर बनाते हो तो ये इसके बाउंड्री आ जानी चाहिए दोनों, ठीक है। ये सेंटर है O की जगह O, आप इसको राइट डाउन कर, जो यहां लिखा आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, E प्रोपोर्शनल 1/r² और E प्रोपोर्शनल टू r। बना लिया, हो गया। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। चलो मैं इसको रब करता हूं। अब देखो हम लोग इसके अंदर एक दो टॉपिक, छोटे टॉपिक और हैं, जैसे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, सोप बबल का केस हो गया, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, उनको समझने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको, जैसे अभी एक 7 और 8 जो 2 लेक्चर थे वो स्पेशल डिमांड पे थे, बच्चों ने कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर ट्यूशंस करवाओ। इसी हिसाब से इस पे भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई आ रहा है, और पर्सनल कुछ बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप न्यूमेरिकल्स भी इसका भी हम लोगों को स्पेशल सेक्शन चाहिए। आपकी एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है इसमें, क्यूब प्रॉब्लम, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर आएगा, उसके अंदर वो न्यूमेरिकल्स भी होंगे। जल्दी आपके लिए एक सेक्शन तैयार हो रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सपोर्ट करते रहें, और इसको स्किप ना करें, पूरा लगातार देखें, ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन है वो देख लो। ऑन चार्जिंग ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ, ऑन चार्जिंग ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा, आराम से आप उतार लें, ठीक है। तो और इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस विद 1 माइक्रोकूलम चार्ज, कैलकुलेट the electric field for the following points. A, at the center of sphere, B, at a distance of 5 centimeter,
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर C at the distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो ये इसका मतलब ऊपर वाला ही पॉइंट है थोड़ा। अगला एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार आराम से देख लो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शो होगा अभी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, तो इसे नोट करो आराम से। अभी शो हो रहा होगा आपको, तो देख लिया, क्वेश्चन को नोट कर ले। अब देखो ध्यान समझो, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल फिजिक्स के अंदर करने हो तो सबसे पहले देखा जाता है क्या क्या दिया है, चाहे वो काम का हो नहीं हो, आपको सब कुछ लिखना होता है जो जो दिया है। ऑन चार्जिंग कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, तो इसका मतलब गिवन आपको रेडियस कितनी दी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो क्योंकि एन के यूनिट में बदलते हैं तो ये आ जाता है, या फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कितना आगे हो जाओ 0.1 मीटर, क्यों डिवाइड कर दूंगा 100 का, ठीक है, मीटर आ गया। विद 1 माइक्रोकूलम चार्ज, चार्ज मतलब आगे दे रखा है आपको Q इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम व्हिच कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर -6 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, देखते हैं एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे आप जानते हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे स्फेरिकल शेल हो, हमेशा सेंटर के लिए इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो आप क्या कंसीडर करते हो, जीरो। कितनी मानते हो, जीरो। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे तो स्पेशली कंडक्टिंग स्फीयर की बात की तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आती है, E इक्वल्स टू E सेंटर इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है आपको, आगे समझ में? ठीक है, देखो ये समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो मेरा जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखें, वहां पे मैंने आपको सेंटर समझाया है कैसे जीरो आया, अब देख लें वहां पे। दूसरा देखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेकंड में इसको कैपिटल आर देखो, रेडियस को कैपिटल आर कंसीडर करते थे जनरली, मीटर, वही 100 का डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से क्या होता है, छोटा होता है, बस यही समझने वाली कॉन्सेप्ट है। यहाँ 10 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कहाँ हो गया, इनसाइड पॉइंट 1 ही हुआ, इनसाइड हो गया ना। और ये बात समझ में, कंडक्टिंग स्फीयर क्या आ गया, इनसाइड पॉइंट के लिए हम क्या जानते हैं, E इनसाइड फॉर कंडक्टिंग स्फीयर इज 0, बताया था ना, देयर विल बी नो चार्ज। थर्ड देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे आंसर आएंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT नीट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट सोचो और आंसर देखते हैं, आंसर आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। अगला देखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, 10 सेंटीमीटर मतलब अब स्मॉल r बराबर में 10 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो इसका मतलब रेडियस और ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बराबर हो गया। तो सेंटर के लिए ई सरफेस के लिए, सॉरी सेंटर ई सरफेस के लिए क्या आता है, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -6, क्यों 1 है, 1 को हटा सकता हूं, अपॉन R, कैपिटल R या स्मॉल r कुछ भी लिख सकते हो आप, 0.1 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको सोल्व कर लो, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे -4 आ गया। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये ऊपर जाके कितना हो गया, 100 बन गया। आप इसको सोल्व करके देखेंगे और तो 11 11 में 6 गए, 10 टू द पावर -5, ये क्या आ गया, न्यूटन बाई कूलम। भाई वोल्ट इनटू वोल्ट अपॉन मीटर लिखो, ये न्यूटन बाई कूलम लिखो। और ये बात समझ में। थर्ड पॉइंट दी, एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहां तक ऑफ लिखे 15 सेंटीमीटर, स्मॉल r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर मतलब इतना। 15 मतलब बाहर हो गया ना, जो 10 से बड़ा होता है 15 मतलब आउटर पॉइंट, कुछ ही नहीं करना, इसकी जगह केवल 0.15 लिखना है। और ये बात समझ में, इस हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है। सेम ये फॉर्मूला रहेगा, आंसर एज इट इज आ जाएगा, आप लोग निकाल लो, मुझे पता है।